हेलो एवरीवन, वेलकम टू शेड विथ 3। देखिए, उत्तर प्रदेश पीसीएस और आरओ की प्रीलिम टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है 2023 की। टेस्ट नंबर आपका 36 है। 35 टेस्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। प्ले लिस्ट बना रखी है, आप लोग जा करके देख सकते हैं। देखिए, अगर आप किसी भी स्टेट पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे कि बीपीएससी हो, एमपीपीएससी हो, झारखंड पीसीएस हो, छत्तीसगढ़ पीसीएस हो, आरएस हो या फिर उत्तराखंड पीसीएस हो, तो आप इस टेस्ट सीरीज को देखिए, आपको काफ़ी फ़ायदा हो गया। या किसी वनडे एग्जाम की तैयारी करने हैं तो भी आप इस टेस्ट सीरीज को देखिए, क्योंकि जो भी क्वेश्चन हैं वो सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए, जो लोग फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं हमारे चैनल पे, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद से बेल आइकन को प्रेस कर लें कि मेरी जब भी वीडियो आए तो उनको नोटिफिकेशन मिल जाए। देखिए, आरओ के लिए बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि हिंदी के लिए आप टेस्ट सीरीज चलाइए। देखिए, ऑलरेडी हिंदी का 30 टेस्ट जो है कि कंप्लीट है। आप मेरे चैनल पे जाएंगे प्लेलिस्ट में, तो आरओ का एक हिंदी का होगा प्लेलिस्ट, आप वहाँ से जो है कि हिंदी देख सकते हैं। ठीक है, देखिए, हिंदी आपका 60 में आपको लगभग 40 से 45 जो है कि उस 30 वीडियो से मिल जाएगा। ठीक है, अगर यूपी पीसीएस 2023 के प्रीलिम टेस्ट सीरीज जिन लोगों ने देखा नहीं है, वो टेस्ट नंबर 1 से देखें और टेस्ट नंबर 36 तक पहुंच जाएं, तो ये भी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपको। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश से संबंधित विभिन्न परिघटनाओं के कारण का गलत युग्म बताइए। तारों का टिमटिमाना, अपवर्तन; हीरे का चमकना, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन; आकाश का नीला रंग, अपवर्तन; समुद्र का नीला रंग, प्रकीर्णन। देखिए, प्रकाश से संबंधी विभिन्न परिघटनाओं के कारण का गलत युग्म बताना है आपको। देखिए, तारों का टिमटिमाना, ये जो है कि आपका अपवर्तन के कारण जो है कि होता है। हीरे का जो चमक है, हीरो का चमकना जो है, उसका कारण होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। और आकाश का जो नीला रंग होता है, ये किसके कारण होता है? तो आकाश का नीला रंग जो है कि प्रकीर्णन के कारण होता है। समुद्र का नीला रंग, ये भी प्रकीर्णन के कारण होता है। तो जो आकाश का नीला रंग है वो किसके कारण होता है? अपवर्तन के कारण नहीं होता है, ये जो है कि प्रकीर्णन के कारण होता है। यदि हवा का तापमान बढ़ता है तो उसकी जल वाष्प ग्रहण करने की क्षमता घटती है, बढ़ती है, पहले घटती है, पुनः बढ़ती है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। देखिए, यदि हवा का जो तापमान है वो बढ़ता है तो उसकी जल वाष्प ग्रहण करने की क्षमता क्या होगी? वो बढ़ती है। ठीक है, यदि हवा का तापमान बढ़ता है तो उसकी जल वाष्प ग्रहण करने की क्षमता क्या होगी? वो बढ़ेगी। दूध का अपेक्षिक घनत्व ज्ञात किया जा सकता है हाइड्रोमीटर से, ब्यूटेरियोमीटर से, लैक्टोमीटर से, थर्मामीटर से। पूछा जा रहा है कि दूध का अपेक्षिक घनत्व ज्ञात किया जाता है किससे? तो ये ज्ञात किया जाता है लैक्टोमीटर से। सी ऑप्शन आपका सही है। देखिए, हाइड्रोमीटर से क्या होता है? द्रव का घनत्व मापा जाता है। ब्यूटेरियोमीटर से क्या होता है? तो इससे जो है कि आपका दूध या दुग्ध उत्पादों में वसा की मात्रा को मापने वाला ये उपकरण है। और थर्मामीटर से क्या मापा जाता है? आप लोगों को पता ही होगा कि जब हम लोगों को फीवर वगैरह होता है तो डॉक्टर्स जो है कि थर्मामीटर से टेम्परेचर मापते हैं। ठीक है, तो पूछा जा रहा है यहाँ पे अपेक्षिक घनत्व ज्ञात किया जा सकता है, तो वो लैक्टोमीटर से। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के मुताबिक भारत में शुष्क ग्रीष्म ऋतु वाली मानसून प्रकार की जलवायु कहाँ पाई जाती है? अरुणाचल प्रदेश में, राजस्थान के पश्चिमी भाग में, तमिलनाडु के कोरोमंडल तट में, पश्चिमी घाट में। पूछा जा रहा है कि कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के मुताबिक भारत में जो शुष्क ग्रीष्म ऋतु वाली मानसून प्रकार हैं, ये जलवायु कहाँ पाई जाती है? तो ये पाई जाती है कहाँ पे? तो ये तमिलनाडु के कोरोमंडल तट में। सी ऑप्शन आपका सही है। देखिए, ये शुष्क ग्रीष्म ऋतु वाली मानसून प्रकार की जलवायु कहाँ पाई जाती है? तमिलनाडु के कोरोमंडल तट में। अगर बात है लघु शुष्क ऋतु वाली मानसून प्रकार की जलवायु, तो वो गोवा में पाई जाती है, मतलब गोवा के दक्षिण में, भारत के पश्चिमी तट पे। और लघु ग्रीष्म तथा ठंडी आर्द्र शीत वाली जलवायु जो है कि कहाँ पाई जाती है? तो ये पाई जाती है आपका अरुणाचल प्रदेश में। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में निम्न प्रकार के वन पाए जाते हैं: कांटेदार वन, सदाबहार वन, शंकुधारी वन, ये सभी। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में निम्न प्रकार के वन पाए जाते हैं। देखिए, अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है कि विषुवत वृत्त के समीप स्थित है। ठीक है,
अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है कि ये विषुवत वृत्त के समीप स्थित है, इस वजह से इसकी जलवायु जो है कि विषुवत है और यहाँ पे जो है कि सदाबहार वन पाए जाते हैं। बी ऑप्शन। निम्न कथनों को पढ़कर कूट के अनुसार सही उत्तर का चयन कीजिए। माउंट एवरेस्ट मध्य हिमालय में स्थित है। दूसरा है कि माउंट एवरेस्ट संसार का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। इसमें से आपको सही उत्तर बताना है। देखिए माउंट एवरेस्ट जो है ये बताया जा रहा है कि मध्य हिमालय में स्थित है। माउंट एवरेस्ट कहाँ पे सिचुएटेड है? तो देखिए माउंट एवरेस्ट हुआ या फिर कंचनजंगा, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मकालू, नंदा देवी, ये सब सारे जो है ना कहाँ पे हैं? तो ये बृहद हिमालय की चोटी पर स्थित है। ठीक है, बृहद हिमालय में स्थित है, ये मध्य हिमालय में स्थित नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका गलत। कहाँ पे स्थित है ये? तो ये बृहद हिमालय में। जितने सारे चोटियाँ हैं, कंचनजंगा, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मकालू, नंदा देवी या फिर माउंट एवरेस्ट, ये सब सारे कहाँ पे हैं? तो बृहद हिमालय में सिचुएटेड हैं, तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा है कि माउंट एवरेस्ट संसार का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। बिल्कुल सही है कि माउंट एवरेस्ट जो है कि संसार का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। ये माउंट एवरेस्ट कहाँ पड़ता है? तो ये नेपाल में पड़ता है और इसकी हाइट क्या है ये आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, तो पहला गलत है, दूसरा सही है, तो इसमें हो जाएगा केवल 2। ठीक है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित अपलेशियन पर्वतों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। हडसन नदी इन पर्वतों से होकर बहती है। दूसरा है कि यह इस महाद्वीप के दक्षिण पश्चिमी भाग में अवस्थित है। उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं? बात की जा रही है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित जो अपलेशियन पर्वत हैं इसके संदर्भ में। ठीक है, तो ये जो है कि हडसन नदी इन पर्वतों से होकर के बहती है। बिल्कुल सही है कि इसी पर्वत से होकर के हडसन नदी बहती है। ठीक है, तो ये है आपका सही। दूसरा है कि यह इस महाद्वीप के दक्षिण पश्चिमी भाग में अवस्थित है। देखिए ये जो है ना आपका इस महाद्वीप के जो अपलेशियन पर्वत है ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के उत्तर पूर्वी भाग में अवस्थित है। ये जो है कि दक्षिण पश्चिमी भाग में अवस्थित नहीं है। कहाँ पे अवस्थित है? तो ये अपलेशियन पर्वत उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के उत्तर पूर्वी भाग में अवस्थित है। तो दूसरा गलत है, पहला बस सही है, तो ये हो जाएगा आपका केवल 1 सही है। महात्मा गांधी को मलंग बाबा की उपाधि किसके द्वारा प्रदान की गई? लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा, सुभाष चंद्र बोस द्वारा, विंस्टन चर्चिल द्वारा, कबायलियों द्वारा। देखिए महात्मा गांधी जी को मलंग बाबा की उपाधि जो है कि किसके द्वारा प्रदान की गई? तो ये प्रदान की गई कबायलियों द्वारा। डी ऑप्शन आपका सही है। देखिए महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता की उपाधि किसके द्वारा दी गई? तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा प्रदान की गई। देखिए इनको अर्धनग्न फकीर किसने बोला था? तो इनको अर्धनग्न फकीर जो है कि विंस्टन चर्चिल के द्वारा बोला गया था। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा आप लोग। जनगणना 2011 से संबंधित अतिरिक्त आंकड़ों के अनुसार भारत के किस समुदाय में सबसे कम लिंगानुपात है? बौद्ध, जैन, मुस्लिम, सिख। जनगणना 2011 के संबंधित अतिरिक्त आंकड़ों के अनुसार भारत में किस समुदाय में सबसे कम लिंगानुपात है? देखिए लिंगानुपात की बात हम करें, लिंगानुपात होता क्या है? तो 1000 पुरुषों पे स्त्रियों की संख्या को ही हम लिंगानुपात कहते हैं। ठीक है, और इसमें पूछा जा रहा है कि सबसे कम लिंगानुपात किसका है? तो देखिए 25 अगस्त 2015 को जारी किया गया था 2001 के धर्म आधारित जनगणना, मतलब उसके आंकड़े। ठीक है, उसके अनुसार जो है कि सबसे कम लिंगानुपात जो है कि किसको है? तो ये है आपका सिख का। कितना है? तो ये है आपका 903। देखिए अगर हम बात करें बौद्ध का कितना है? तो 965 है। जैन का कितना है? तो जैन का 940 है। और मुस्लिम का कितना है? तो मुस्लिम का जो है कि 951 है। ठीक है, लंबाई की दृष्टि से निम्न नदियों में से सबसे बड़ी नदी कौन सी है? नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, कृष्णा नदी, गोदावरी नदी। देखिए लंबाई की दृष्टि से निम्न नदियों में सबसे बड़ी नदी कौन सी है? अगर हम बात करें नर्मदा नदी की, ठीक है, तो नर्मदा नदी की लंबाई कितनी है? तो 1312 किलोमीटर है और ये मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी से
निकलती है और खंभात की खाड़ी में जा गिरती है। ताप्ती नदी की हम बात करें तो ताप्ती नदी की लंबाई कितनी है, तो 724 है, 724, ठीक है। और ये जो है कि बैतूल जिला में मतलब ये भी मध्य प्रदेश के बैतूल जिला में सतपुड़ा की पहाड़ी से निकलती है, ठीक है। कृष्णा नदी की हम बात करें तो ये जो है कि 1402 किलोमीटर है इसका मतलब लंबाई, और ये महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट मतलब महाबलेश्वर के पास से निकलती है। और देखिए कृष्णा नदी जो है ना, ये जो है कि प्रायद्वीपीय भारत की ये दूसरी सबसे बड़ी नदी है, ठीक है। अगर हम बात करें गोदावरी नदी की, तो ये जो है कि इसका लंबाई जो है कि 1465 किलोमीटर है, और ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है, और ये महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्रंबक नामक स्थान से निकलती है। तो सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो सबसे बड़ी नदी है आपका ये डी ऑप्शन। विश्व के मरुस्थल या उनकी अवस्थिति का गलत युग बताइए। ग्रेट सैंडी ऑस्ट्रेलिया, दस्त ए कबीर उत्तर पूर्वी ईरान, थार भारत और पाकिस्तान, गिब्सन उत्तरी अमेरिका। देखिए विश्व के मरुस्थल और उनकी अवस्थिति के बारे में बात की जा रही है, इसमें से आपको गलत युग बताना है। तो ग्रेट सैंडी ये मरुस्थल कहाँ पे है, तो ये मरुस्थल है आपका ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। ग्रेट सैंडी मरुस्थल कहाँ पे है, ऑस्ट्रेलिया में है। दस्त ए कबीर ये मरुस्थल कहाँ पे है, तो ये उत्तर पूर्वी ईरान में है। थार मरुस्थल ये भारत और पाकिस्तान में पड़ता है, और ये गिब्सन मरुस्थल कहाँ पे है, तो ये उत्तरी अफ्रीका में नहीं है, ये है आपका कहाँ पे, तो ये है आपका ऑस्ट्रेलिया में। तो ये हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। बड़े बांधों के टूटने से उत्पन्न भूकंप को कृत्रिम भूकंप कहते हैं। दूसरा है कि खनन क्षेत्रों में भूमिगत खानों की छतों के गिरने के कारण उत्पन्न भूकंप को कोलैप्स भूकंप कहते हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? देखिए बड़े बांधों के टूटने से उत्पन्न जो भूकंप होते हैं उनको क्या कहते हैं, कृत्रिम भूकंप कहते हैं, ठीक है, बिल्कुल सही है। खनन क्षेत्रों में भूमिगत खानों की छतों के गिरने के कारण उत्पन्न भूकंप को क्या बोलते हैं, तो कोलैप्स भूकंप कहते हैं। देखिए ये भी सही है, तो इसका मतलब हो जाएगा कि 1 और 2 दोनों सही है। देखिए भूकंप मूल की गहराई के आधार पर जो है कि 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? छिछले उद्गम केंद्र के भूकंप, गहरे उद्गम केंद्र के भूकंप, मध्यम उद्गम केंद्र के भूकंप, ठीक है। और उत्पत्ति के कारणों के आधार पे कई रूपों में वर्गीकृत किया गया है भूकंप को, जैसे कोलैप्स भूकंप, कृत्रिम भूकंप, विस्फोटक भूकंप और ज्वालामुखी भूकंप, ठीक है। विश्व के प्रमुख ज्वालामुखी एवं उनसे संबंधित देश का गलत युग बताइए। सबनकाया पेरू, चिम्बराजो इक्वाडोर, माउंट केलिमुटू इंडोनेशिया, माउंट लेमिंगटन कोस्टारिका। देखिए विश्व के प्रमुख ज्वालामुखी और उनसे संबंधित देश के बारे में आपको क्या बताना है, गलत युग बताना है, ठीक है। देखिए सबनकाया ये ज्वालामुखी कहाँ पे, तो ये है आपका पेरू में, ठीक है। चिम्बराजो ये जो है कि इक्वाडोर की ज्वालामुखी है। माउंट केलिमुटू ये इंडोनेशिया की ज्वालामुखी है, और माउंट लेमिंगटन ये कहाँ की ज्वालामुखी है, तो ये पापुआ न्यू गिनी की ज्वालामुखी है। तो ये हो जाएगा आपका डी ऑप्शन गलत है। निम्न में से असत्य कथन बताइए। महाद्वीप और महासागर पृथ्वी के प्रथम श्रेणी के उच्चावच हैं। दूसरा है कि अमेरिकी प्लेट तथा भारतीय प्लेट महासागरीय महाद्वीपीय प्लेट का उदाहरण है। तीसरा है कि महाद्वीप विवर्तनिक क्रिया से एक दूसरे से अलग हुए हैं। चौथा है कि प्रशांत प्लेट विश्व की दूसरी सबसे बड़ी प्लेट है। इसमें से आपको असत्य कथन की पहचान करनी है। देखिए महाद्वीप और महासागर पृथ्वी के प्रथम श्रेणी के उच्चावच हैं, बिल्कुल सही है। अमेरिकी प्लेट तथा भारतीय प्लेट महासागरीय महाद्वीपीय प्लेट का उदाहरण है, ये भी आपका सही है। महाद्वीप विवर्तनिक क्रिया से एक दूसरे से ये अलग हुए हैं, बिल्कुल सही है। और प्रशांत प्लेट विश्व की दूसरी सबसे बड़ी प्लेट है। देखिए प्रशांत प्लेट जो है कि विश्व की सबसे बड़ी प्लेट है, दूसरी नहीं है, ठीक है। तो ये क्या है, ये गलत है। तो ये हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। अनुच्छेद एवं उनके विषय वस्तु से संबंधित कौन सा युग्म सही है? अनुच्छेद 153 राज्यों के राज्यपाल, अनुच्छेद 111 विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति, अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति,
एंड डी है कि उपयुक्त सभी सही सुमेलित हैं। देखिए अनुच्छेद और उनके विषय वस्तु के बारे में आपको सही बताना है। देखिए अनुच्छेद 153 क्या कहता है, इसमें क्या वर्णन किया गया है, तो राज्यों के राज्यपाल के बारे में वर्णन किया गया है अनुच्छेद 153 में। अनुच्छेद 111 क्या कहता है कि विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति के बारे में ये बात करता है, और जो अनुच्छेद 72 है ये राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति है अनुच्छेद 72 में। ठीक है, तो ये तीनों सही है, तो ये हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, उपयुक्त सभी सही सुमेलित हैं। कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय लखनऊ, भारत कला भवन प्रयागराज, राष्ट्रीय हिंदी संग्रहालय आगरा, पंचाल इतिहास परिषद संग्रहालय बरेली। मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय कहाँ पे सिचुएटेड है, तो ये आपका लखनऊ में सिचुएटेड है। ठीक है, भारत कला भवन ये कहाँ पे है, तो भारत कला भवन जो है कि प्रयागराज में नहीं है, ये है आपका कहाँ पे, वाराणसी में। राष्ट्रीय हिंदी संग्रहालय ये कहाँ पे है, तो ये आगरा में है, और पंचाल इतिहास परिषद संग्रहालय ये आपका बरेली में सिचुएटेड है। तो आपका सुमेलित नहीं है कौन सा, ये आपका बी ऑप्शन। भारत कला भवन कहाँ पे है, तो ये वाराणसी में है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी की स्थापना 13 नवंबर 1963 ईस्वी में संस्कृत विभाग की एक स्वायत्त शासी इकाई के रूप में हुई। दूसरा है कि भारत खाड़ी संगीत संस्थान की स्थापना 1926 ईस्वी में की गई। उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं? देखिए उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी इसकी स्थापना कब हुई, तो 13 नवंबर 1963 को। ईस्वी में संस्कृत विभाग की एक स्वायत्त शासी इकाई के रूप में हुआ। ठीक है, ये भी सही है। दूसरा है कि भारत खाड़ी संगीत संस्थान की स्थापना कब हुआ था, 1926 ईस्वी में की गई थी, ये भी आपका सही है। तो इसमें से हो जाएगा आपका 1 और 2 दोनों सही है, ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध व्यक्तित्व का संबंध बनारस घराने से है? रसूलन बाई, पंडित रविशंकर, कंठे महाराज, ये सभी। पूछा जा रहा है कि किस प्रसिद्ध व्यक्तित्व का संबंध जो है कि बनारस घराने से है। देखिए रसूलन बाई ये भी बनारस घराने से हैं, पंडित रविशंकर जी ये भी बनारस घराने से हैं, और कंठे महाराज ये भी बनारस घराने से हैं। तो इसका मतलब कि ये सभी जो है कि बनारस घराने से संबंधित हैं। राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया से संबंधित गलत कथन बताइए। यह एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। इसमें कम से कम 14 दिनों की पूर्व सूचना के बाद ही प्रस्तावित हो, सदन की कुल संख्या का कम से कम 1/4 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित संकल्प का प्रस्ताव हो, एंड डी ऑप्शन है कि सदन की कुल सदस्य संख्या के कम से कम 1/3 बहुमत के संकल्प पारित हो। देखिए राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया से संबंधित इसमें गलत कथन बताना है। देखिए यह एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, बिल्कुल सही है। इसमें कम से कम 14 दिनों की पूर्व सूचना के बाद ही प्रस्तावित हो, ये भी सही है। और सदन की कुल संख्या का कम से कम 1/4 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित संकल्प का प्रस्ताव हो, ये भी सही है। और सदन की कुल सदस्य संख्या के कम से कम 1/3 बहुमत से संकल्प पारित हो। देखिए 1/3 बहुमत से संकल्प पारित नहीं, ये जो है कि कम से कम 2/3 बहुमत से संकल्प पारित होना आवश्यक है। तो गलत कौन सा है, तो ये डी ऑप्शन है। निम्न में से किस समिति में किसी मंत्री का सदस्य नहीं बनाया जाता है? लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, लोक उपक्रम समिति, ये सभी। पूछा जा रहा है कि किस समिति में किसी मंत्री को सदस्य नहीं बनाया जाता है, तो किस समिति में नहीं बनाया जाता है? देखिए लोक लेखा समिति में भी नहीं बनाया जाता है, प्राक्कलन समिति इसमें भी मंत्री को सदस्य नहीं बनाया जाता है, लोक उपक्रम समिति इसमें भी नहीं बनाया जाता है, और विभागीय समिति इसमें भी किसी भी मंत्री को सदस्य नहीं बनाया जा सकता है। यदि कोई भी मंत्री के सदस्य बनते हैं तो उनकी सदस्यता क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। तो ये हो जाएगा ये सभी। देखिए क्वेश्चन पूछा गया था आप लोगों से पिछले वीडियो में, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना था कि निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होता है? गामा किरण, बीटा किरण, अल्फा किरण, इनमें से कोई नहीं। ऋणात्मक आवेश होता है किसमें, तो ये होता है आपका बीटा किरणों में। देखिए आज का क्वेश्चन ये, सिंधु से
पाटलिपुत्र तक जाने वाले राजमार्ग का उल्लेख निम्नलिखित में से किसने किया था? फेनशांग, फाहियान, सिकंदर, मेगास्थनीज। सिंध से पाटलिपुत्र तक जाने वाले राजमार्ग का उल्लेख निम्नलिखित में से किसने किया था? इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। इसका आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। देखिए, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद से बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए कि जब भी कोई वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। देखिए, मेरा दूसरा चैनल है श्री GS पॉइंट, आप इसको भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। फेसबुक पे मेरा पेज है स्टडी विद श्री के नाम से, और इंस्टाग्राम पे हमारी आईडी है स्टडी विद श्री 25 श्री GS पॉइंट, और ये टेलीग्राम का चैनल है स्टडी विद श्री के नाम से। इन सब सारों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे क्लिक करते हैं यहाँ पे पहुँच जाएंगे। इन सब सारे जगहों से कनेक्ट हो जाइए, क्योंकि इन सब सारे जगहों पे स्टडी से रिलेटेड चीज़ें पोस्ट की जाती है, जिससे आप लोगों को फ़ायदा पहुँच सकता है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगती है तो आप लोग लाइक कर दिया कीजिए, एक अच्छा सा कमेंट्स कर दिया कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर किया कीजिए। अगर वीडियो अच्छी नहीं लगती है तो आप लोग डिसलाइक कर दिया कीजिए, और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि डिसलाइक क्यों किया। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।